हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और हम फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं हिंदी की व्याकरण। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप इस चैनल से जुड़े। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर ज़रूर देखिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि व्याकरण जो है सभी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो जो व्याकरण संबंधित है वो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूजीसी नेट का सिलेबस भी ज़रूर देखिए। और किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो इसमें फ्रेंड्स मैंने कहानी उपन्यास भी डाले हैं, वो भी जाकर ज़रूर देखिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी मैंने डाला हुआ है रामचंद्र शुक्ल का, वो भी जाकर आप इसमें पढ़ सकते हैं। इससे पहले आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें लाइन वाइज वीडियो देखते जाइए और अपनी नॉलेज बढ़ाते जाइए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने चैप्टर 2 किया है, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो है व्याकरण में है, वर्तनी विचार है। वर्तनी विचार में हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के जो होते हैं वो 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूप। कौन कौन से? एक तो उच्चरित जो हम बोलते हैं और दूसरा लिखित जो हम लिख कर बताते हैं। तो उच्चरित भाषा जो है वो मूल रूप है और लिखित भाषा जो है वो गौण और आश्रित होती है। जो उचित रूप दिया गया है उसमें जो है हम जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारा उचित रूप होता है, लेकिन वो थोड़ी समय में ही नष्ट हो जाता है, वो क्षणिक होता है। और अगर हम लिखकर उस बात को कहते हैं तो काफ़ी समय तक हमारा जो है सेफ हो जाता है, हम उसे लिख कर भी रख सकते हैं। और जैसे कि पुराने ज़माने की जो प्रतिलिपियाँ रखी हुई है, अगर वो लिखित नहीं होती तो आज हम उनको नहीं पढ़ पाते। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाषा के 2 रूपों में उचित रूप और लिखित रूप का मतलब क्या है। ओके फ्रेंड्स, इससे आगे बढ़ते हैं। जब हमने पहले ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, आप इसमें पॉज करके पढ़ लेना। मैं आपको अपने तरीके से बता चुकी हूँ कि अगर वो लिख के जाता है तो आगे अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो जाता है। अगर हम कुछ भी लिख के रखते हैं, चाहे वो हमारे उपन्यास कहानी हो, चाहे किसी के बारे में बायोग्राफी हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम लिख के रखते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सकती है। अगर हम उसको उचित रूप में रखेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो हमारा, इसलिए हम उसको लिख कर रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिखित रूप जो है वो स्थायी और व्यापक बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि लेखन व्यवस्था, लिपि चिन्हों के संयोजन, शब्द स्तर की वर्तनी, विराम चिन्ह, ये सब उसके लिए ज़रूरी होते हैं। लंबे समय तक ये एक से बने रहे, चाहे उच्चारण समय के साथ कम ज़्यादा बदल भी जाता है अगर हम उच्चारण करते हैं तो इसका, लेकिन लिखित रूप में ये लंबे समय तक रह सकते हैं। अब वर्तनी के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी का जो शाब्दिक रूप होता है वो होता है वर्तन, यानी कि अनुवर्तन, किसी चीज़ का हम किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना। जैसे हमारे पूर्वज ने हम जो किया हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो हम उसी के पीछे पीछे चलते हैं, हम भी उसी तरह से अपने ट्रेडिशनल जो रीति रिवाजों को मनाते हैं। तो उसे कहते हैं अनुवर्तन, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका अनुवर्तन करती है। दूसरे शब्दों में ले लीजिए कि शब्द जो है विशेष के लेखन में शब्द एक एक करके आने वाली ध्वनियों के लिए जो एक एक ध्वनि आती है उसके लिपि चिन्हों के जो रूप होता है उसका कैसा संयोजन हो उसी को वर्तनी कहते हैं। वर्ण संयोजन बराबर होता है अक्षरी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। इस जैसे कि पहले शताब्दी में हिंदी गद्य का जो प्रयोग है दैनिक कार्यों और ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए जो होता था, लेखकों संपादकों ने स्थानीय परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार शब्दों की वर्तनियों को भी अपनाया। वर्तनी में थोड़े बहुत अनेक रूपता दिखाई पड़ी। भारत सरकार ने इस प्रकार की अस्थिरता को दूर करने के लिए वर्तनी का क्या किया, एक रूपता के कुछ निर्णय लिए। जैसे कि संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण में क्या कहा, जो खड़ी पाई व्यंजन वाले हैं, खड़ी पाई व्यंजन वालों का संयुक्त वर्ण रूप जो वो खड़ी पाई को हटा दिया। जैसे कि ख में जो ख से जो खड़ी पाई हटा दिया, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ख क्या होता है? ऐसे। तो ये जो खड़ी पाई होती है ये खड़ी पाई, इसको हटा के क्या लिख दिया? ख। ओके फ्रेंड्स, तो आधा लिख दिया, तो उसी को कहते हैं
खड़ी पाई को हटाना। तो संयुक्त अक्षर में से खड़ी पाई को हटाने से जो है क्या हुआ, संयुक्त वर्ण बने। जैसे ख्याति, लग्न, विघ्न, इसमें जो आधे अक्षर हैं ये सारे क्या है, संयुक्त वर्ण बनाया गया है इनसे, तो इससे इनका खड़ी पाई हटा दिया गया है। आगे आप इनके जो वर्ड सारे पढ़ लेना। अन्य व्यंजन जो होते क और फ के संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे कि संयुक्त क और ता मिला के बना, क और क को मिला के बना, आधा का लिया और पूरा का लिया, और रफ्तार में आधा फा लिया। तो ये हो गए क और फा के संयुक्ताक्षर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें संयुक्त पक्का रफ्तार आदि की तरह बनाए जाए, जैसे 3 वर्ड दिए गए हैं इसकी तरह लिखे जाए संयुक्त अक्षर, ना कि इस पक्का की तरह, मतलब एक के ऊपर एक ना लिखे। कैसे लिखे, ऐसे लिखे। ओके फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे संयुक्त अक्षर को कैसे लिखना है, तो इसके लिए मैं आपको इसलिए लिख कर बता दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया है ड, ट, ड और द। अड़य, मतलब सबसे पहले अड़य है ह। ये इनकी जो संयुक्त अक्षर है वो उनको क्या बताया गया, कैसे लगाना है इनको संयुक्त अक्षर बनाने के लिए। इनमें हलंत लगाना है, हलंत इनके नीचे, तभी जाकर, जैसे लट्टू ट है तो ट के नीचे हलंत लगा के हम इसको संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप खुद पढ़ते रहिए। अब आगे दिया गया है र के जो 3 रूप प्रचलित है वो किस तरह से यूज़ करे जाएं, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। तो प के साथ जो है वो र लगाया है, प के ऐसे नीचे, और र के साथ म के साथ जो र लगाएंगे वो म के ऊपर लगेगा, और ट पे कहाँ लगेगा, ट पे जो लगेगा वो ऐसे लगेगा र। ओके फ्रेंड्स, तो ये वर्ण के अनुसार जो है र लगाया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको मिस लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, ना कि श्र। ये देख लीजिए, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। और त प्लस र कैसे होगा, ये त्र, ऐसे नहीं होगा, ये क्रॉस होगा। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से होगा। क्र ऐसे नहीं होगा, क्री होगा। क में र जो है वो ऐसे लगाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, संयुक्त संस्कृत के जो किंतु क्र, सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई थोड़ी, क में क्र लगाया जाएगा, र जो है वो इस तरह लगाया जाएगा, ना कि री। ओके, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, इसे श्र के रूप में ना लिखा जाए। त जमा में र के संयुक्त रूप के लिए त्र, और ऐसे दोनों रूपों में से किसी एक की छूट होती है, किंतु क्र को क्री के रूप में ना लिखा जाए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा पहले मैंने मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। संस्कृत के संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, जैसे कि संयुक्त चिन्ह, विद्या, चंचल, विद्वान, वृद्ध, अड़ग और द्वितीय बुद्धि, इस तरह से लिखे जा सकते हैं संस्कृत के जो वर्ण हैं, जो संस्कृत भाषा से आए गए हैं। अब विभक्ति ले लेते हैं। विभक्ति चिन्ह कैसे होते हैं। हिंदी की विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार से संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएंगे। पृथक का मतलब होता है अलग लिखना। जैसे राम ने जो है, राम ने ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो विभक्ति चिन्हों को अलग लिखा जाएगा। राम को राम से, ऐसे स्त्री ने स्त्री को स्त्री से। अब सर्वनाम जो शब्द है उसमें जो हम मिला के लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा गया है उसने, उसको, उससे, तो से को ने इसमें हमने पर मिला के लिखा है, तो ये सर्वनाम के साथ है। ओके फ्रेंड्स, और संज्ञा के साथ इनको अलग लिखा जाता है विभक्ति को, ये याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सर्वनामों के साथ 2 विभक्ति चिन्ह हो, उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिख के, जैसे कि उसके लिए, इसमें से, जैसे कि अगर 2 विभक्ति चिन्ह आ गए हैं जैसे के और लिए, तो के को मिला दिया गया है और लिए को अलग लिख दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही तक, जैसे निपात आए
तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए। जैसे आप ही के लिए, तो सर्वनाम के साथ जो विभक्ति आई है उसको अलग लिखा है के लिए, क्योंकि बीच में जो है वो ही आ गया है और इसमें तक आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो तक और ही आए तो उसको अलग लिखा जाएगा सर्वनाम में। अब क्रियापद में देख लेते हैं। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती है, पृथक पृथक पढ़ा करता है, आ सकता है। तो ये जो क्रिया वर्ड है इसमें जो है विभक्ति जो है वो संयुक्त क्रियाओं में सारी अंगभूत क्रियाएं जो वो अलग अलग ही लिखी जाती है। जैसे करता है, खाया करता है, तो ये सब अलग अलग लिखा गया है, एक साथ जोड़ के नहीं लिखा गया है। ऐसे ही हाइपन देख लीजिए। हाइपन इसको योजक कहते हैं, इंग्लिश में हाइपन कहते हैं। तो हाइपन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। द्वंद्व समास में ये लगाया जाता है, जैसे बीच में जो ये डैश लगाया गया है इसको हाइफन या योजक कहा जाता है। देख लीजिए आप, राम लक्ष्मण इसके बीच में लगाया गया है। जो जोड़े होते हैं द्वंद्व, अगर हम इनको अलग करेंगे तो इसके बीच में हम क्या बोलेंगे, राम और लक्ष्मण, शिव और पार्वती। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हम हाइफन और योजक का प्रयोग करते हैं जहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सा से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम सा लगाया गया तो उससे पहले भी हाइफन रखा जाएगा। चाकू से तीखे, तो उससे पहले भी हाइफन रखा जाएगा जहाँ पर सा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भू तत्व, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। राम राज्य, राम का राज्य, राजकुमार, ये सब समझ ही जाते हैं, राजा का कुमार, तो इसलिए इसमें हाइफन लगाने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है, जैसे भूतत्व में जरूरत पड़ी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अवयव। अवयव में क्या होता है, तक, साथ। जैसे अवयव सदा पृथक लिखे जाएंगे, जैसे आपके साथ, तो आपके साथ अलग लिखा गया है, यहाँ तक, यहाँ से अलग लिखा गया है तक। हिंदी में ही तो, सो भी, श्री, जी तक, भर, मात्र आदि, ये सारे जो भावों का बोध कराने वाले अवयव हैं। कुछ अवयवों के आगे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से। तो नियम के अनुसार अवयव सदा पृथक लिखे जाएंगे। आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, तो ये सब देख लीजिए आप पढ़ के, आपको समझ में आ जाएगा। समानार्थक श्री और जी अवयव भी पृथक लिखे जाएंगे, जैसे कि श्री, श्री राम, श्री के राम है लेकिन श्री फिर भी अलग लिखा गया है। कन्हैया लाल जी, जो मतलब कि सम्मान दिया जाता है किसी को, उसको अलग लिखा जाता है। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अवयव पृथक लिखे नहीं जाएंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित आदि। तो ये सारे जो प्रति और मात्र से शुरू होते हैं इनको अलग लिखा जाएगा। मात्र बाद में लिखा जाता है, प्रति पहले, तो इनको एक साथ लिखा जाएगा। इन अवयव को अलग नहीं लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब श्रुतिमूलक में देख लेते हैं। य व, जहाँ श्रुतिमूलक य व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ ना किया जाए। अब देखते हैं आगे, जैसे ए और ये देख लीजिए आप, ए और ये, ई और ये, हुआ, वाह, तो इनमें जो स्वरात्मक रूपों का प्रयोग किया जाए, यह नियम क्रिया, मतलब इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए। जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक के लिए, मतलब इसमें ए जो है ये स्वर है, तो इसमें स्वर का रूप यूज़ किया जाए, ना कि यह नहीं यूज़ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जहाँ पर यह श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन ना होकर शब्द ही मूल तत्व हो, जहाँ शब्द मूल तत्व हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यह यूज़ किया जाएगा। और ए कहाँ यूज़ किया गया है, जहाँ पर क्रिया, विशेषण, अवयव, नियम जहाँ ये लागू होते हैं वहाँ पर स्वर का रूप यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर मूल तत्व हो वहाँ पर य का रूप यूज़ किया जाएगा, मतलब जो व्यंजन है उसका रूप यूज़ किया जाएगा श्रुतिमूलक में। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
आप इसके उदाहरण खुद पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अब अनुस्वार तथा अनुनासिकता चिन्ह है चंद्र बिंदु, बिंदु और चांद बिंदु, उसमें डिफरेंस कैसे है देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सर्ववर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण आए, मतलब कि जैसे कवर्ग है क ख ग घ अड़, अगर अड़े आ जाता है तो अड़े कवर्ग वर्ग का है, और अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए क ख ग अड़ से तो क्या होगा, उसमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गंगा, ग जो है वो अड़े के वर्ग से आया गया है तो इसमें बिंदी लगाई गई है। और अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको। पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे जाता है, जैसे गंगा ग ग अड़े पंचमाक्षर है इसका तो इसमें बिंदी लगेगी। ऐसे ही चंचल ठंडा, मतलब ये एक ही वर्ग के जो आए हैं कवर्ग के, तो इसमें जो बिंदी लगाई जाएगी, चाहे कोई भी वर्ग हो, कवर्ग चवर्ग टवर्ग, इनमें इसका पंचमाक्षर यूज़ किया जाता है और उसी वर्ग का जो वर्ड आता है तो उसमें बिंदी लगाई जाती है। और यदि पंचमाक्षर दोबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा। जैसे कि 2 बार आ गया है चंचल में, जैसे ये देख लीजिए न आया है और ई है, तो जो च छ ज में चवर्ग में जो ई आता है, मैं लिख के बता देती हूँ, ये वाला आता है पंचमाक्षर, तो इसमें 2 बार आया तो इसको देखो आधा इसी को यूज़ किया गया, ना कि इसके स्थान पर बिंदी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ ही गया होगा। यदि पंचमाक्षर दोबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा। जैसे वार्ड में अन्य, तो दोबारा आया इसलिए वार्ड में ड ही लगाया गया है। अन्य अन्न, तो समझ में आपको आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चंद्र बिंदु का देख लेते हैं। चंद्र बिंदु के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। जैसे हंस है और हंस है, हंस, हंस में जो है वो चांद बिंदु आता है और हंस में जो है वो बिंदी आती है। ऐसे अंगना अंगना आदि में, तो अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई होती है और चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करे, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु की छूट दे दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, नहीं में मैं, जैसे इनमें देखिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी लगा दी गई है। अब हिंदीतर ध्वनियाँ देख लीजिए। जो हिंदीतर ध्वनियाँ हैं, अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक के शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं, जो इन भाषाओं से ले गए हैं लेकिन वो अब हिंदी के ही अंग बन चुके हैं। विदेशी ध्वनियों का हिंदी रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जाए। जैसे कि कलम, किला, दाग, अगर हम इनको अरबी फारसी में लिखते हैं तो इनकी नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि ब्रैकेट में दिखाया गया है। लेकिन हमको इस यूज़ में यूज़ नहीं करेंगे, हम इनको इस रूप में यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी में आ गए तो अब हिंदी के रूप में इनको यूज़ करेंगे। पर जहाँ विदेशी शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो तथा उच्चारणगत भेद बताना हो तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं। जैसे कि बिंदी लगा दी हमने, इसको नुक्ता कहते हैं। ख के नीचे जो बिंदी लगाई है, खाना, खाना होता है तो खाना, ऐसी आवाज़ बना के राज आवाज़ आती है इसकी नुक्ता की, तो ये नुक्ता चिन्ह लगा के बता सकते हैं अगर वहाँ पर ज़रूरी है तो। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके 2 रूप बराबर चल रहे हैं। जैसे विध्वस्त समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है, जैसे गर्दन और गर्दन, इनको हम 2 रूप में लिख सकते हैं। इन वर्ड को आप पढ़ लेना। अब हल चिन्ह देख लीजिए। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही लिखा जाए, परंतु जिन शब्दों में हिंदी में हल चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न ना किया जाए। महान, विद्वान आदि न में हल चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब ध्वनि परिवर्तन देख लीजिए। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को जो का त्यों ग्रहण किया जाए। अतः ब्रह्मा, जैसे बिंदी लगाई गई है, ये 2 विसर्ग लगाए गए हैं। किर को ब्रह्मा, जिनको चिन्ह, उऋण को उऋण में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहित, दृष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं है, मतलब इनको मान्यता नहीं है। इनके स्थान पर क्रमश
ये वाले वर्ड बोलना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो इसका शुद्ध रूप ये है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ए और औ में क्या डिफरेंस है। ए और औ मात्रा इनकी देख लीजिए, मात्रा कौन सी है। ए की मात्रा ये है और ओ की मात्रा ये है। ओके फ्रेंड्स, तो दो प्रकार की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए होता है इनको। पहले प्रकार की ध्वनियाँ हैं और आदि में है, और दूसरे प्रकार की गवैया कौवा आदि में है। तो मात्रा देख लीजिए। अब इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं इनके। गवैया कौवा आदि में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब पूर्वकालिक प्रत्यय देख लीजिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिला कर। जैसे कोई भी क्रिया पहले हो चुकी है, हमने इसको मिला दिया है, तो मिला कर। खा पी कर, जैसे हम खाना खा चुके हैं तो खा पी कर हम वहाँ चले, तो जो काम पहले हो चुका है तो उसे पूर्वकालिक प्रत्यय कहते हैं। तो उसमें जो है पूर्वकालिक प्रत्यय जो काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं, और पूर्वकालिक प्रत्यय जो हम कर चुके हैं क्रिया, तो उसको हम मिलान करके लिखते हैं। उसको सीरो रेखा मतलब पूरा अलग अलग मिला, और कर को अलग अलग ना लिखकर मिलाकर सारा एक साथ लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज चैप्टर 3। आज हमने चैप्टर 3 पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, और उम्मीद है आपको सारा समझ में आ ही गया होगा। जो भी आपको समझ में ना आए, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आप कमेंट से मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सारी वीडियो को आपको मिल जाए। और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, सी यू अगेन।